उनके जाने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा डेथ अर्ज थी। मैं मरना चाहती थी। एक इंसान जो अपनी फैमिली में रहता था, एंजॉय करता था, उनके लिए ही जीता था, उसने हॉस्पिटल में अकेले दम तोड़ा। 5 फुट 9 इंच का हेल्दी इंसान, अच्छे वेट वाला, वो एक मटके में आ गया था। हमें उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया। क्रीमेटोरियम में हमने उनको वैन के शीशे में से देखा, बस चेहरा। उन्होंने उनको ट्रे में रख के सीधा वो मेरे हीरो थे, वो सचमुच में हीरो थे। वो ये एंड डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे अब समझ आ गया कि उनका अपना सोल प्लान था, उन्होंने यही मृत्यु चुनी थी, उनको ऐसे ही जाना था। जब मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ तो नेम प्लेट को देख के अपने आंचल से पहुँच के बोलती हूँ, थैंक यू राज, आई एम ग्रेटफुल टू यू, सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। हमारी अरेंज मैरिज थी, पर जब मैं उनको देखने गई थी तो मैं घर से सोच के गई थी कि मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उनका नाम पसंद नहीं था और वो बियर्डेड थे, उनकी दाढ़ी थी। पर जब मैं वहाँ गई, उनसे मैंने बात की तो मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, पर मुझे बात करने से ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने हाँ कर दी। मतलब एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था कि मैं घर से कुछ और सोच के जा रही हूँ और वहाँ जाके मैंने हाँ कर दी। इस तरह से हमारी मैरिज हो गई। हम मार्च में मिले थे और अक्टूबर में हमारी मैरिज हो गई। हमारे नेचर्स बिल्कुल डिफरेंट थे एक दूसरे से, पर फिर भी जनरली लोगों को देख के लगता था कि हमारी लव मैरिज हुई है। इवन मेरे हस्बैंड की फैमिली को एंड तक यही लगा कि हमारी लव मैरिज थी, हमने उसको अरेंज करवाया है। जबकि एकदम कंट्रास्ट नेचर था हम दोनों का। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लविंग, केयरिंग, ब्राइट, फुल ऑफ लाइफ। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, हमेशा ब्रांडेड चीज़ चाहिए थी उन्हें हर वक्त। प्रीमियम ही लाइफस्टाइल रखना चाहते थे और बहुत लिबरल विचारों के थे और ऐसे रहते थे जैसे कि कोई राजा होता है। तो मुझे उनको कई बार बोलना पड़ता था कि आपका नाम राजकुमार है पर आप हो नहीं। वो मुझे कहते थे, कोई शक, मैं हूँ। वो मुझे हमेशा इंडिया कहते थे और वो क्यों कहते थे वो मुझे भी नहीं मालूम। कभी कभी बेगम भी कहते थे। वो कहते थे कि मेरे होते तुझे कोई गम नहीं है, तो बेगम कहते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं था कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं थे, बहुत थे। फिर भी हम लोग खुश थे। मैं भी वर्किंग हूँ, वो भी वर्किंग थे। जब हमारी मैरिज हुई तो मुझे ये लगता था कि मेरे पेरेंट्स ना परेशान हो कि उनका दामाद शायद उनको अच्छे से ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा, पर वो बहुत अच्छे थे। मेरी शादी के बाद मेरे फादर बीमार थे बहुत, वो उनके साथ जाके हॉस्पिटल रहते थे, जबकि वो खुद हॉस्पिटल जाने से शुरू से ही डरते थे। और पहली बार उन्होंने ब्लड भी दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने लाइफ में कुछ सीखा है। वो मेरे को कहते थे कि मैंने जब से मैरिज हुई है तेरे साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, नए नए एक्सपीरियंस। मेरा फ्रेंड सर्कल कम है पर बहुत अच्छे लोगों का है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे 40 साल 35 साल पुराने फ्रेंड भी उनके कारण आज भी हैं। इसको मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मैं जहाँ मर्जी जाती थी, जो मर्जी खर्चती थी, उन्होंने कभी नहीं पूछा। अपनी फैमिली के लिए वो बहुत पॉजेसिव थे। वहाँ वो मुझे भी नहीं बोलने देते थे
मुझे बुरा लगता था, पर फिर भी वो कहते थे कि मेरी फैमिली है, मैं जब तुम्हें कोई कमी नहीं रखता तो तुम्हें वहाँ नहीं बोलना। तो मुझे अपनी गलती भी पता चलती थी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर भी कर लेते थे। पर चल रहा था हमारा। सेल्फ मेड मैन थे, हमने अपना घर बनाया, बच्चों को बड़ा करते करते बहुत उतार चढ़ाव आए। जब हमारी मैरिज हुई, जनरली ये डिमांड की जाती है फैमिली की तरफ से कि बच्चे जल्दी हो जाते हैं। मेरी डॉटर बहुत लेट हुई है, पर वो मुझे कभी भी नहीं कहते थे या फोर्स करते थे कि ये करना है, ट्रीटमेंट कराना है। वो कहते थे कोई नहीं। मेरे को बहुत इससे सहारा मिलता था। जब मेरी बेटी हुई तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ी खफा थी, थोड़ी दुखी थी कि उनको लग रहा था कि उनके बेटे का बेटा ही होना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का बहुत वेलकम किया, उसको बहुत ही प्यार से रखा। वो बहुत ही लिबरल थे, उसे बहुत प्यार करते थे। उसको वो प्यार से किश नहीं कहते थे। वो कुछ भी करे, वो उसको कभी रोकते नहीं थे। कई बार मुझे बहुत स्ट्रिक्ट, कई बार क्या हमेशा मैं ही स्ट्रिक्ट हो जाती थी। मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कैसे करेगी या नहीं करेगी। वो कहते थे इसे कुछ नहीं कहना। 5 फरवरी 2020 की बात है, हम दुबई गए थे फैमिली विजिट के लिए। वो वहाँ बहुत खुश थे, बच्चों से ज़्यादा उन्होंने ही एंजॉय किया था। और वो बार बार एक लाइन बोलते थे कि मैं अगली बार दुबई में ही पैदा होऊंगा। हम बड़े हैरान थे, वो ऐसे क्यों बार बार बोल रहे हैं। फिर लॉकडाउन लग गया। वो PSU में काम करते थे, उनकी गैस प्लांट पे पोस्टिंग थी। एसेंशियल सर्विसेज में वो पूरे साल गए। उन्होंने सैटरडे संडे कोई भी छुट्टी नहीं की। उनको ये लगता था कि एसेंशियल सर्विस है, मुझे जाना ही है। मैं उनको कई बार कहती थी कि सब लोग छुट्टी करते हैं, आप नहीं करते। मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, पर वो नहीं मान रहे थे। बस ऐसे लग रहा था कि वो हमारी दिन पर दिन रोज इतनी मदद करने लग पड़े थे। कभी कपड़े धो देते थे, कभी बाहर से सामान लेने जाते थे। बेटे को वो बाहर नहीं जाने देते थे, खुद ही सब सामान ले आते थे। उन दिनों में ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं हमारे लिए क्या कर दे, हमारी कितनी सेवा कर दे। मैं उनके नेचर में भी बहुत हैरान थी कि उनमें बहुत बदलाव आ रहा था। मुझे लगा उसका रीज़न ये है कि वो हमसे 9 साल दूर रहे हैं। इटावा से 2019 में ही वापस आए थे, और 20 में मुझे भी अच्छा लगता था। मैं घर रहती थी, मैं 7 मंथ्स घर से ही काम कर रही थी। उनको गरम रोटी खाने का शौक़ था, मैं भी उनका बहुत ध्यान रख रही थी। वो 3 बजे चले जाते थे, 10 बजे रात को आते थे। ऐसे करते करते 2021 आ गया। 2021 में भी सरकार की तरफ से वैक्सीन्स लगाई जा रही थी सब लोगों को। हमारे ऑफिस में भी ऑर्डर आ गए थे कि लगवानी बहुत ज़रूरी है। 3 अप्रैल को मैंने वैक्सीन लगवाई और मुझे बहुत रिएक्शन हुआ। मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बची। मेरे बच्चे भी देख के हैरान थे कि मेरे को इतना बुखार, इतनी बॉडी पेन कभी भी नहीं आई। मैंने उनसे यही बोला कि तुम वैक्सीन मत लगवाना, सह नहीं पाओगे। बात आई गई होगी। 17 अप्रैल की बात है, मैं खाना बना रही थी, तब भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। वो अचानक से थोड़ी देर के लिए गायब हो गए और आए तो बोले मैं वैक्सीन लगवाया हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे बहुत गलत फीलिंग आ रही थी कि इनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। उसके बाद उन्हें बार बार मैं कहती रही कि आप ऑफिस मत जाओ, इतना बुखार हो रहा है, पर वो माने नहीं। वो डेली ऑफिस जाते रहे क्रोसिन खाकर। 20 अप्रैल को मैंने उन्हें ऑफिस नहीं जाने दिया और बोला कि आज कोविड टेस्ट होकर ही रहेगा। वो मेरे साथ गए। हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद हमारा नंबर आया। उनको बहुत तेज़ फीवर था। कोई नहीं सुन रहा था कि ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है। कोविड टेस्ट करवाया। नेक्स्ट डे उनका फीवर 103 104 हो चुका था। मैंने हॉस्पिटल बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके उन्होंने आउट ऑफ टर्न उनका टेस्ट किया तो वो कोविड पॉजिटिव थे। उनको जैसे ही पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, वो बिल्कुल परेशान हो गए। उनको लगता था कि उनको नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिजिकली बिल्कुल फिट थे। अब आइसोलेशन तो करना ही था। डॉटर ऑलरेडी आइसोलेशन में थी, क्योंकि उसको पहले ही कोविड हो चुका था। वो अलग रूम में थी।
ये अलग रूम में थे। पर इनको शुरू से ही अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। जब हमारी मैरिज हुई थी तब भी ये इनके घर वाले इनका मजाक उड़ाते थे कि ये अकेला नहीं रह सकता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए काफ़ी हिम्मत वाले हो गए थे, पर अकेले कमरे में रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। मैं उनको फ़ोन करके दवाई की पिक्चर्स वगैरह भेजती थी कि इस समय ये दवाई खा लो, उन्हें खाना प्रोवाइड करती थी। बेटे के एग्ज़ाम्स थे, वो बाहर बैठ के ड्राइंग रूम में पढ़ता था, पर उनका बुखार बहुत बढ़ता जा रहा था। हम उनके इलाज कराने में इतना बिजी थे, हमें मालूम ही नहीं चला कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई है। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वो 27 अप्रैल को ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ गए। वो 8 बजे गए और 8:30 बजे मेरे हस्बैंड ने चिल्ला के बोला मेरी ऑक्सीजन कम हो गई है। 83 थी। मैंने उनको धैर्य रखने को बोला कि हम कुछ करते हैं, पर वो नाराज़ हो गए। उनको ऑक्सीजन लगाई तो ऑक्सीजन लगाने से उनका सांस फिर ठीक हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे तो हॉस्पिटल लेके चलो, मैं घर में अब नहीं रहूँगा। मैं और मेरा बेटा नोएडा के सारे हॉस्पिटल्स जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, पर किसी ने एडमिशन नहीं दिया। 12 बजे तक हम यही काम कर रहे थे। मेरी कज़िन फरीदाबाद रहती है, उन्होंने फरीदाबाद के किसी नर्सिंग होम में बात की और वो एग्जॉर्बिटेंट हाई प्राइस पे पेशेंट लेने को तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा पहले हमें 2-2.5 मिनट की वीडियो भेजो। हमने उनको अपने हस्बैंड का वीडियो भेजा तो उन्होंने कहा आप आ जाइए। मेरी डॉटर उनके साथ पीछे बैठी थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, मैं आगे बैठी थी। हम उनको लेके गए, वो चल के उस हॉस्पिटल के अंदर गए, पर वो हॉस्पिटल ऐसा था कि कोई कोविड वार्ड नहीं था, आप अपने पेशेंट को खुद अटेंड करें। उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट करना था शुरू कर दिया, पर वो देख के ही बोल रहे थे कि ये अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ये डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि जो रात को ड्यूटी पे डॉक्टर थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मेरे दोनों भाई, मेरा एक कोलीग, मेरी कज़िन, उसके हस्बैंड, उनका बेटा, मेरा बेटा, ये सब लगे हुए थे और मैं लोगों को फ़ोन कर कर के हेल्प मांग रही थी कि कोई भी उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन करा दो जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर हो उनको। हम दोनों का रिलेशन शुरू से ऐसा रहा है कि वो जो भी कहते थे मैं कैसे भी उसको पूरा करती थी। वो मुझे कहते थे इंडिया तू बहुत कैपेबल है। ये लोग उनको अंदर देखते रहते थे, मैं कहीं ना कहीं फ़ोन करती रहती थी, कोई अप्रोच लगा के। 30 तारीख को लेट नाइट हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड के कज़िन ने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में उनके एडमिशन का अरेंजमेंट कर दिया है। मेरे भाई ने एम्बुलेंस अरेंज करी, मैं और मेरा बेटा वहाँ गए। मेरा बेटा वापस चला गया और मैं उनके साथ इमरजेंसी में पूरी रात रही। मेरे पास कोई ऐसा मास्क भी नहीं था जो मुझे उस इन्फेक्शन से बचा ले। मैंने बहुत बेसिक सा मास्क पहना हुआ था। सारी रात में उनके साथ थी, पर मुझे समझ आ गई कि हो सकता है मैं इनको खो दूं। वो अचानक से इतने बूढ़े लगने लग पड़े थे। सुबह 7 बजे डॉक्टर्स ने उनको वार्ड अलॉट कर दिया। मैं उनको वार्ड तक छोड़ के आई। मेरे हस्बैंड ने लाइफ में मुझे डांटा नहीं कभी, उल्टा कई बार मैं ही उन पे हावी हो जाती थी। पर उस दिन उन्होंने मुझे बहुत बुरी आवाज़ में बोला कि मुझे यहाँ से वापस ले जाओ, यहाँ मैं बचूंगा नहीं, मुझे तो वेंटिलेटर और अच्छा हॉस्पिटल ही चाहिए। मैं उनको बहुत समझा रही थी कि इस समय जो अवेलेबल है, वो बात नहीं मान रहे थे। मैं घर आ गई, मुझे लगा कि एक परेशानी ख़त्म हो गई, अब वो ठीक हो जाएंगे। 8 तारीख तक मेरी ननद ने मुझे बता दिया कि वी आर गोइंग टू लूज हिम, पर मैंने किसी को नहीं बताया। मैं वेट कर रही थी कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए हैं।
मुझे भगवान जी ने हमेशा हेल्प करी है, देर से मेरी सही। 10 मई रात को ही उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उनका मैसेज आया, यहाँ शायद मैं ठीक हो जाऊँ। मैं भी बहुत होपफुल हो गई कि वो पहली बार इतने दिनों में बोले हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा। पर अगले दिन से फिर वही, मुझे ले जाओ, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मुझे ले जाओ, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, करते करते 15 मई आ गई। मैंने अपने हस्बैंड के कज़िन को कहा कि कैसे भी इनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। वो मेरे को बोलने लगे कि आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो। मैंने उनको बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको कैसे भी अच्छे हॉस्पिटल में करवा दो, ये उनकी लास्ट विश है। मुझे समझ आ गई थी कि जो मैं कभी भी नहीं चाहती थी वो होने वाला है। उन्होंने कैसे तैसे अरेंजमेंट्स करवाए, हमने हॉस्पिटल से लामा लिया, उनके लिए एम्बुलेंस अरेंज करी। पर हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही निकलते उनकी ऑक्सीजन एकदम 5, 7, 20 ऐसे ही फ्लक्चुएट कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उनको सेटल करके हम नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में ले गए। रास्ते में मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उनको बार बार कह रही थी कि सांस लेते रहो, हम पहुंच जाएंगे। वो भी बड़े होपफुल थे, अलर्ट भी थे। हम फिर मेट्रो कोविड हॉस्पिटल पहुंच गए। जाते हुए उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो विक्ट्री की स्माइल थी, कि जैसे एक बच्चे की इच्छा पूरी हो जाती है। और उन्होंने मुझको ऐसे कहा और बाय भी कहा। और वो स्माइल उनको मैंने 16 दिन बाद देखा था। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर्स हमें बुलाते थे, कभी कहते थे लंग्स खराब हो गए, कभी कहते थे कि इन्फेक्शन लीवर तक है। पर वो कहते थे कि वो अलर्ट हैं, वो सारी ही बातें बता रहे हैं, एक एक डिटेल बता रहे हैं। फिर 19 को मेरे को फ़ोन आया कि हमने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया, आप आके साइन कर दो। मैं गई। 21 को एक बार मौका मिला रात को उनको देखने का, कोई और था। आंखें ऊपर को खुली हुई थी। मैंने अपने डैडी को वैसे देखा था। मेरे को समझ आ गई कि अब वो हमें छोड़ के जाने वाले हैं। घर आके मैंने बच्चों को बोला ही इज़ ओके, ठीक हो जाएंगे। मेरे ब्रदर्स और अरेंजमेंट्स कर रहे थे कि और बेटर हॉस्पिटल में ले जाएं। उनको सारी मेडिसिन लग चुकी थी जो भी प्रेस्क्राइब थी उन दिनों में, कैसे तैसे अरेंज करके लग चुकी थी। 21 से लेकर 27 तारीख तक मैं रोज़ सोचती थी वो दिन ना आए। पर 27 को वी लॉस्ट हिम टू कोविड। रात को 10 बजे के बाद पता चला। एक इंसान जो अपनी फैमिली में रहता था, एंजॉय करता था, उनके लिए ही जीता था, उसने हॉस्पिटल में अकेले दम तोड़ा। कोई मन की बात नहीं हुई, ना मैं उन्हें कुछ कह पाई, ना वो कुछ कह पाए। पर अभी और भी दुख देखने थे। नेक्स्ट डे उनको मॉर्ग से रिलीज़ किया। हमें उनको हाथ भी नहीं लगाने दिया। क्रीमेटोरियम में हमने उनको वैन के शीशे में से देखा, बस चेहरा बदल गया था पर पीसफुल था। बहुत दिल दुखता है, आंखों पे टेप लगी हुई थी। उनके कोई लास्ट राइट्स नहीं हुए। उनका अंतिम संस्कार सीएनजी के इंसिनरेटर में किया। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरा भाई वहाँ थे। उन्होंने उनको ट्रे में रख के सीधा इंसिनरेटर में डाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए। वो मेरे हीरो थे, वो सचमुच में हीरो थे। वो ये एंड डिजर्व नहीं करते थे।
ऐसा लास्ट राइड डिजर्व नहीं करते थे। चंद लोगों के सिवा कोई नहीं था। रिचुअल्स होते हैं, 13 दिन में लोग मिलते हैं, दिल हल्का होता है। हमें कोई मिलने नहीं आया, सिर्फ 8-10 लोग जो हमारी मदद कर रहे थे, बस वही हमारे साथ थे। जिस दिन संस्कार हुआ उन्होंने 2 घंटे बाद एक बड़ा मटका भर के हमें दे दिया। 5 फुट 9 इंच का हेल्दी इंसान, अच्छे वेट वाला, वो एक मटके में आ गया था। उसके बाद भी लॉकडाउन था। हम उनकी अस्थियां परवाह करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करके हरिद्वार पहुंचे। कोविड टेस्ट करवाना पड़ा, रास्ते में कई जगह चेकिंग हुई। उनके जाने के बाद मैं सारे ऑफिशियल काम तो कर रही थी, पर मन अंदर से टूट गया था। भगवान से शिकायत थी, मेरे हस्बैंड से शिकायत थी, वो हमें छोड़ के चले गए। भगवान को भी बोला कि ऐसा क्यों किया हमारे साथ। मेरे हस्बैंड के लिए दुख भी लगता था कि वो ये एंड डिज़र्व नहीं करते थे। जो लोग सबको इतना सुख देता था, वो खुद इतना दुखी होकर दुनिया से गया है। ऐसे करते करते मुझे जुलाई में मेजर डिप्रेशन हो गया और मैंने 8 मंथ्स दवाई खाई। जुलाई 2022 में मुझे पता चला कि मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपने आप को हीलिंग करने के लिए। मैंने शुरू की, पर मुझे अच्छे से मेडिटेशन करनी नहीं आ रही थी। मन नहीं मानता था कि वो चले गए हैं। शिकायत रहती थी सबसे, लोगों से जो हमारे ग्रीफ के टाइम हमारे पास नहीं आए। दुनिया बहुत बेदर्द लगती थी। दिसंबर 2022 में मुझे स्पिरिचुअल कोच मिले। उन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया और अच्छे ढंग से समझाया। मुझे ग्रीफ को कैसे हैंडल करना है उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगी कि वो चले गए हैं, तब तक सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने मेडिटेशन का टाइम भी बढ़ाया। उन्होंने मुझे एफर्मेशंस दी, मैं सारा दिन उनको करती थी। माय डियर हस्बैंड, आई एक्सेप्ट योर डेथ, आई एक्सेप्ट योर सोल प्लान। इन योर ऑनर आई एम लिविंग a healthy, happy and joyful life. We will meet again when my work on earth is over, not a moment before. Till then, keep showering your love and affection on me. Keep blessing your kids. Thank you for everything. I love you. मैंने बहुत टाइम किया, धीरे धीरे स्वीकृति आती गई। अभी भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, पर फिर उनकी अच्छी यादों के सहारे मैं फिर रिफ्रेश हो जाती हूँ। हमने बहुत अच्छी लाइफ जी है, मुश्किलें बहुत थी, पर हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने बहुत अच्छा टाइम साथ निकाला है। मैं उनको थैंक यू करती हूँ। जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा घर बना के गए हैं, जिसमें सब सुख सुविधाएं हैं। पहले से बड़ा घर बना के गए हैं। मुझे उनके लिए बहुत दुख लगता है। उन्होंने इतने शौक से हमारे लिए बड़ा फ्लैट लिया था, उसको इतने टेस्टफुली रेनोवेट कराया था, पर उसमें वो 1 महीना भी नहीं रह पाए। हमने 3 अप्रैल को शिफ्ट किया था और 17 अप्रैल को वो बीमार हो गए और 27 मई को वो चले गए। पर जाने से पहले वो धुन के पक्के थे। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सपने देखते थे। अभी और भी सपने बाकी थे, पर जितने भी पूरे हुए, आई एम थैंकफुल टू हिम। वो मुझे कहा करते थे, मैं चाहता हूँ तेरे पास सब कुछ हो। वो जब थे, उन्होंने तब भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो चले गए हैं।
अब भी मेरा ख्याल वही रख रहे हैं। अब मैं मेडिटेशन करती हूँ। कई बार मेरी डॉटर बोलती है कि हम तो अभी भी दुखी हैं। मैं उसको समझा नहीं पाती। वो जो खुशी थी वो वापस नहीं आ सकती, पर लाइफ में और मौके आएंगे जब हम खुश होंगे। नदी जब बहती है तो जो किनारे निकल जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। अब हमें नए किनारे मिलेंगे, नई खुशियाँ मिलेंगी। मुझे अब समझ आ गया है कि उनका अपना सोल प्लान था, उन्होंने यही मृत्यु चुनी थी, उनको ऐसे ही जाना था। तो मैं उनको अब ब्लेम नहीं करती। अब वो जहाँ भी रहें वो ठीक रहें। वो हमें देख रहे हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि वी आर हैप्पी। मुश्किलें अभी भी आ रही हैं, पर अब मैं उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराती। उनके जाने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा डेथ अर्ज थी। मैं मरना चाहती थी, पर अब मेडिटेशन करती हूँ। अब मैं समझ रही हूँ कि मेरा अलग सोल प्लान है। उन्होंने जितने साल भी हमारे साथ बिताए बहुत वंडरफुल थे। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैमिली से उनके क्रिमेशन में या उसके बाद कोई भी नहीं आया, 1-2 लोग ही आए। लोगों के लिए भी ग्रजेस थे। अब मैं समझ रही हूँ सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। या हमारा सोल प्लान यही था कि हमने इस डेथ से अकेले रह के कुछ सीखना था, पेशेंस सीखनी थी, फॉरगिव करना सीखना था। अब मैंने सबको माफ़ कर दिया है। आगे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी करें, पर उनका सोल प्लान कुछ और है। जब उनका टाइम आएगा वो भी इसको फॉलो कर पाएंगे। मेडिटेशन करने से मुझ में बहुत ठहराव आ गया है। अब मैं वर्कशॉप्स पे भी जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। पहले दुनिया बुरी लगती थी, अब लगता है दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। नेचर भी इम्प्रूव हो रहा है, घर का माहौल भी इम्प्रूव हो रहा है। उनको मिस करते हैं, पर खुश हैं इस नए जीवन में। वो जैसे चाहते थे हम रहें, उससे बेटर ही रह रहे हैं। उनको हमेशा मैं थैंक यू करती हूँ। जब मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ तो नेम प्लेट को देख के अपने आंचल से पहुँच के बोलती हूँ, थैंक यू राज, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। पहले मुझे उनके बहुत सपने आते थे, ऐसा लगता था वो मेरे साथ ही रहते हैं। जरा सी परेशानी आती थी मैं उनको याद करती थी, हाय मैं क्या करूँ, क्यों छोड़ के चले गए। अब मैं उनको कहती हूँ आप अच्छे से जहाँ हो रहो, आपको अपनी आत्मा की प्रगति के लिए जो करना है करो, मैं सब देख लूँगी। वी आर कैपेबल, आई एम कैपेबल, योर इंडिया इज़ कैपेबल। और उनको मैं दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। मिस करती हूँ। हमारी लाइफ बिल्कुल हैप्पी थी। उतार चढ़ाव आते थे, खट्टी मीठी यादें भी बहुत हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे, पर मैं ही झगड़ती थी। वो कृष्णा स्माइल के साथ एंड कर देते थे। मैं उनकी इन यादों के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ। अब मुझे समझ आ गई है कि हम सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है, हमारे सोल प्लान्स हैं। इसीलिए लव, फॉरगिव एंड बी फॉरगिवन। अब तक मुझे यही समझ आया है।